तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, या तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाएगा डेल्टा वी, या तो पोटेंशियल निकाला जाएगा। तो मान लो इस छोटे से हाइपोथेटिकल स्क्वायर में हम पे बहुत से चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3, है ना, ऐसे बहुत से चार्ज हैं, घूमते रहें ऐसे Qn चार्ज हैं, ठीक है। और कहीं मैं इसका ओरिजिन मान लेता हूँ, लेट अस से इसका ओरिजिन यहाँ है और Q1 के ओरिजिन से डिस्टेंस R1 है, Q2 के ओरिजिन से डिस्टेंस R2 है, Q3 के ओरिजिन से डिस्टेंस R3 है और Qn जो है आपका, उसके ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, Rn है, ठीक है। बहुत सारे चार्जेस हैं यहाँ, n चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस। Q1 चार्ज के जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो R1 है, Q2 की R2 है, ऐसे Qn की कितनी है, Rn है, ठीक है। तो सिंस पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो है, या तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में हमें अलजेब्रिक एडिशन करना होता है, साइन देख के हमें एडिशन करना पड़ता है, साइन इंक्लूड करते हैं अलजेब्रिक एडिशन में। वेक्टर एडिशन नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं देखनी कि दो चार्जेस के बीच में कितना एंगल है, या दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उनके बीच में कितना एंगल है, वो हम यहाँ मैटर नहीं करेंगे। लेट अस से पहले की वजह से पोटेंशियल बना V1, दूसरे की वजह से पोटेंशियल बना V2, तीसरे की वजह से पोटेंशियल बना V3 एंड सो ऑन, ऐसी चलता जा रहा है, आखिरी पोटेंशियल है Vn। इन सबको ऐड करना है, कंसिडर आपको करना ही है चार्जेस के साइन ऑफ चार्जेस के साइन आपको कंसिडर करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका नेट पोटेंशियल आ जाएगा इस सिस्टम की वजह से, V ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ कुछ और नहीं है, जबकि इतनी है कि यहाँ पे डेल्टा V लगा देंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग लिखना, ठीक है, डेल्टा या नॉर्मल, ठीक है, ये चीज़ है। वेरी गुड, चलिए ओके। अब हम नई जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो क्या है, अब हम देखेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। क्या है ये? तो आपने क्लास 10th में एक चीज़ पढ़ी थी, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आज चार्ज को हम मान लेते हैं Q0, ठीक है। और वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क और जो एनर्जी होती है एक ही चीज़ होती है, तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल इज़ वर्क की जगह एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U होती है। तो वर्क की जगह मैं यहाँ लिखूँगा U और यहाँ पे लिखूँगा Q0, ठीक है। पोटेंशियल इज़ वर्क अपॉन चार्ज, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो U बाई Q0। तो यहाँ से U की वैल्यू कितनी आई, V टाइम्स ऑफ Q0। Q0 आपको पता है टेस्ट चार्ज है। बच्चों V आपने अभी पढ़ा, V क्या था, V अपने आप में क्या था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे था R, यही तो था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या था R, और एक Q0 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। और आपको भी पता है सारी एनर्जी किस में होती है, जूल्स में, ठीक है। तो ये जूल्स में होगी आपकी। अब इसमें एक चीज़ तो ये आएगी कि जैसे हमें पहली चीज़ एनर्जी डिफरेंस बनाना है डेल्टा U, तो डेल्टा U होगा U2 माइनस U1, और U2 को हम क्या लिखेंगे, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर 2 है तो R में भी क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ 1 है, ठीक है। और अगर 1 है यहाँ तो R में भी क्या आएगा, 1 आएगा। और समझदार लोग इनमें से Q0 कॉमन और 4πε0 भी कॉमन लेके 1/R2 माइनस 1/R1 बना देंगे, ये बना देंगे। तो ये भी हम पे एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और अगर हम इसे आगे एक्सपेंड करें तो आप ध्यान से देखिए, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा U इज़ इक्वल टू, आप एक काम करें, Q को ऐसे रहने दें और इसे ऐसे लिखें, Q0 अपॉन 4πε0 1/R2 माइनस 1/R1। याद आया ये क्या चीज़ है जो हमने अभी पढ़ी, क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस है। कैसा पोटेंशियल डिफरेंस, कैसा पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम 2 से 1 जा रहे हैं, R2 माइनस R1, तो डेल्टा V कहाँ से कहाँ, 1 से 2, ये हो गया। V2 माइनस V1 है ना ये, ठीक है। तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी इज चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। ये चीज़ अगर आप पे 1 मार्क्स में आगे कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ द स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, वी नो दैट डेल्टा V 1 से लेकर 2 आपका होगा V2 माइनस V1। समझदार लोग क्या करेंगे, Q कॉमन लेंगे, 4πε0 कॉमन लेंगे, V2 है तो 1/R2, V1 है तो 1/R1, और सीधा बोल दोगे आप कि पुट करो किसको, R1 को कितना, इन्फिनिटी। अगर हम R1 को इन्फिनिटी पुट कर देंगे, ठीक है, तो डेल्टा V जहाँ जहाँ 1 है, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ इन्फिनिटी आएगा। तो डेल्टा V इन्फिनिटी से 2 इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 1/R2 माइनस 1/R1 की जगह इन्फिनिटी, और आपका 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो आप पे आया 1/R2 माइनस 1/इन्फिनिटी कितना, 0। तो आपका देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल बन गया, Q/4πε0 R2। और अगर आपको और थोड़ा स्पेसिफिक होना है तो R2 को R मान लेना है यहाँ, तो यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा। तो देखिए दोबारा आ गया आप पे कितना, Q/4πε0 R, ठीक है, Q/4πε0 R। चलिए देखिए, आपने पोटेंशियल देख ली, पोटेंशियल एनर्जी देख ली। पोटेंशियल एनर्जी का भी वही है, अगर हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए निकालनी है तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस है, वही वाला डायग्राम, स्क्वायर हैं, Q1 Q2 Q3 हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो आप पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे ऐसे, देखिए 1/4πε0 तो सब में कॉमन है। फिर अंदर आप ऐसे लिखेंगे कि क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्जेस के बीच में होती है, जैसे Q1 Q2 या Q2 Q3 या Q3 Q4 या Qn-1 और Qn, तो आप ऐसे लिखोगे। देखिए पहले जैसे आपने लिखा Q1, साथ में मल्टीप्लाई में कौन, Q2, जैसे यहाँ है Q0, 2 है ना मल्टीप्लाई में, ऐसे यहाँ पे Q1 Q2, और नीचे इनका क्या है देखो, R2 R1 माइनस में, R2 माइनस R1 मतलब इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप R12 लिखोगे, फिर प्लस लिखोगे Q2 Q3 अपॉन कितना, R23, फिर क्या लिखोगे Q3 Q4 अपॉन R34। देखो 1 2 तो 1 2, 2 3 2 3, 3 4 3 4 एंड सो ऑन करके Qn-1 Qn, देखो 3 4 है ना, तो अगर 4n हो गया तो Q3 क्या होगा, 1 कम n-1, और आप यहाँ लिखोगे Rn-1 और n, ऐसे Rn-1 और n ऐसे, ठीक है। आखिरी चीज़ लिखते नहीं है वैसे, कोई बात नहीं। तो U ऑफ सिस्टम ये होगा, सिस्टम की भी एनर्जी वही होगी, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए बहुत बढ़िया। तो पोटेंशियल देख लिया आपने, पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी देख ली।
अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव। या आपसे बोल सकते हैं और प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, या तो फोर्स कंजर्वेटिव या इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव मतलब क्या हुआ? कंजर्वेटिव मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी फैली हुई है उस रीजन में अगर आप कोई 2 पॉइंट माने तो उन 2 पॉइंट के बीच अगर कोई चार्ज ट्रैवल करेगा क्लोज लूप में, अगर कोई चार्ज ट्रैवल करेगा कैसे? क्लोज लूप में, तो वर्क डन 0 आएगा। कंजर्वेटिव मतलब यही होता है कि वर्क डन कितना आना चाहिए? 0। टोटल जो आपका वर्क डन है वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसे करेंगे कैसे? टोटल वर्क डन आपको 0 बनाना है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि हम मान लेते हैं कि 2 पॉइंट हैं A और B, और हमें एक चार्ज Q0 को A से B ले जाना है। तो जाते हुए हमने ये वाला पाथ अपनाया, इसका नाम बोल देते हैं पाथ 1। ठीक है, और जब हम वापस आए B से A तो हमने दूसरा पाथ अपनाया, नाम है पाथ 2। जब हम ऐसे पाथ 1 में गए तो हमें काम करना पड़ा W1, और जब हम वापस आए तो हमें काम करना पड़ा W2। हमें काम करना पड़ा W1 और W2। काम तभी हो सकता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। पोटेंशियल डिफरेंस के बिना वर्क एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हमने क्या करा, A का पोटेंशियल मान लिया VA और B का पोटेंशियल मान लिया VB। 2 अलग अलग पोटेंशियल मान लिए, है ना, क्योंकि कहीं ओरिजिन होगा तो A की भी कुछ डिस्टेंस होगी ना, RA, तो उस वजह से VA एग्जिस्ट करेगा, और ओरिजिन से B की भी कुछ डिस्टेंस होगी RB, उसकी वजह से ओरिजिन एग्जिस्ट करेगा। तो हम पाथ 1 की बात करते हैं, और पाथ 1 में लेटस से हमने W काम करा जब हम चार्ज को कहाँ से ले गए? A से कहाँ ले गए? B ले गए। तो हमेशा वर्क डन क्या होता है? अभी आपने देखा पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है। पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क क्या होगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज होगा। और पोटेंशियल की जगह यहाँ क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ से कहाँ? A से कहाँ जा रहे हैं? B। तो A से B पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज कितना है? Q0 है। तो ये हमारा WAB हो गया। आप इसे खोलें तो A से B, तो B फाइनल हुआ और A क्या हुआ? इनिशियल हुआ। तो आप लिखोगे VB माइनस VA, और साथ में यहाँ पे कितना? Q0, और इसे ब्रैकेट में बंद करोगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है, A से B में B फाइनल हो गया, तो VB माइनस VA। अब जब हम वापस आ रहे हैं तो पाथ माना जाएगा आपका कितना? 2। वर्क जो आप करोगे वो B से A करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे B से A। पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका क्या होगा? B से A होगा, क्योंकि यहाँ AB था, AB था, BA है, तो BA ही होगा, और चार्ज आपका मान लेंगे Q0। अब WB से A जो है आपका, जो ये आपका डेल्टा V B से A है, इसमें A फाइनल है और B इनिशियल है, तो आप लिखोगे VA माइनस VB, और यहाँ पे लिखोगे Q0, और इसे मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। अब हम करेंगे क्या? हम टोटल वर्क देखेंगे इस पूरे क्लोज लूप के लिए कितना हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्क टोटल। टोटल वर्क क्या हुआ भाई? पहले हम गए A से B, फिर हम आए कितना? B से A, A से B, और फिर B से A। चलिए फर्स्ट इक्वेशन से A से B की वैल्यू डालिए, क्या है? VB माइनस VA इंटू Q0, और B से A वैल्यू क्या है? VA माइनस VB इंटू Q0, ये है।
क्यू नॉट आप ले लीजिए कॉमन, क्यू नॉट अगर दोनों से कॉमन लिया तो यहाँ से आया वी बी माइनस वी ए और वहाँ से आया वी ए माइनस वी बी, और b से b कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ, तो आप पे आया क्यू नॉट इंटू 0। तो वर्क डन आपका कुल मिला के कितना आया, 0 आया। यहीं से प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ से पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। चलिए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोज लूप की बात कर ली है, तो अब हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक डिफरेंस बनाया जाए। किसके बेस पे, फील्ड लाइंस के बेस पे, फील्ड लाइंस के बेस पे। तो देखिए, यहाँ है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ है आपका बी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूस होती है बट क्लोज नहीं होती, क्लोज नहीं होती। जबकि मैंने यहाँ पे क्या बोला मैग्नेटिक फील्ड में, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बोथ क्लोज एंड कंटिन्यूस। तो जरा समझेंगे कंटिन्यूस मतलब क्या है। सबसे पहले कंटिन्यूस मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूस मतलब ये है कि कोई सडन ब्रेक्स ना आए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कोई सडन ब्रेक ना आए, वो बहती रहे, फ्लो होती रहे, कोई सडन ब्रेक ना आए, कहीं हाल्ट ना आए। तो ये दोनों में बढ़िया है, कंटिन्यूस यहाँ भी है, कंटिन्यूस यहाँ भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जब जा रही है तो कहीं भी बीच में नहीं रुकती जब तक अपनी मंजिल तक पहुँच ना जाए, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहीं नहीं रुकती, तो कंटिन्यूस है। ठीक है, बात करते हैं क्लोज की। तो ज़रा आप समझिए क्लोज मतलब क्या होता है। क्लोज मतलब ये है कि जो गया है उसे वापस भी आना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई फील्ड लाइंस गई है तो वापस भी आनी चाहिए। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस तो जाती हैं, ये तो सही है, पर माइनस से प्लस खुद नहीं आ सकती जब तक एफर्ट नहीं लगाई। माइनस से प्लस खुद नहीं आ सकती, इसलिए ये क्लोज लूप नहीं बनाएगी। क्लोज लूप कब होगा, जब आए भी और जाए भी। आ तो रही है ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पर जा नहीं पाएगी। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या है, जैसे यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, तो बाहर तो ये नॉर्थ से साउथ चले गई और अंदर ही अंदर ये साउथ से नॉर्थ भी आ रही है बार मैग्नेट में। ये बार मैग्नेट जो है इसमें बाहर तो ये क्या चल गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर तो नॉर्थ से साउथ चल गई और अंदर साउथ से नॉर्थ भी आ गई अपने आप, कुछ करना नहीं पड़ा। इसलिए आपने देखा होगा आपकी बुक्स में भी था, बार मैग्नेट का कुछ ऐसे फिल, जो आयरन फिलिंग्स होती हैं तो ऐसे बनती है वो, तो जा भी रही है और आ भी रही है। ठीक है, इसलिए तो आपको ये समझ में आया, कंटिन्यूस दोनों हैं पर क्लोज वही होगा जो जाए भी और आए भी खुद अपने आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव जाती तो है, आती नहीं है खुद, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ जाती है और अंदर भी आ जाती है साउथ से नॉर्थ। तो यहाँ दोनों पॉसिबल है। क्लियर, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। ओके, अब हम बात करते हैं कि कुछ क्या रिलेशन बन पाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, क्योंकि आगे जाके इनका बहुत काम आना है। तो इनके बीच में कुछ रिलेशन बननी चाहिए, अगर बन पाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। तो देखिए,
हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल के ऊपर आप वेक्टर मत लगाना, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो रिलेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर होता है। E इज माइनस ऑफ या नेगेटिव ऑफ डी वी बाई डी आर। चलिए बच्चों, हमने पिछली क्लास में भी देखा था 11th में कि d बाई डी आर जब भी हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ से डेफिनेशन क्या बनी या स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपका E है इज नेगेटिव, और d बाई डी आर क्या है, पोटेंशियल या ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ d बाई डी आर किसका हो रहा है, पोटेंशियल का। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट होती है किसका, पोटेंशियल का। ये रिलेशन क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमने कुछ ऑपरेशन लगा के स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बना दिया है। कुछ ऑपरेशन लगा के हमने स्केलर क्वांटिटी को क्या बना दिया है, वेक्टर बना दिया है। और उस ऑपरेशन का नाम क्या है, उस ऑपरेशन का नाम है ग्रेडियंट। क्या है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट है उस ऑपरेशन का नाम जिसने किसी स्केलर, जो कि कौन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसे हमने वेक्टर बना दिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। ग्रेडियंट बहुत अच्छी एक ऑपरेटर होता है। ऐसे दो और ऑपरेटर होते हैं, ग्रीन्स ऑपरेटर और स्टोक्स ऑपरेटर। आगे जाके क्लास में पढ़ोगे आप हायर, पर अभी आप ये देख लो कि ग्रेडियंट एक चीज़ है। और ग्रेडियंट का मैं थोड़ा यूज़ आपको यहीं बता देता हूँ, अच्छे क्वेश्चन में वो यूज़ हो जाता है। तो देखिए आप ये देखिए, आर जो होता है ना, आर 3D फॉर्म में आर जो होता है एक तरह का पोजीशन वेक्टर है। और 3 डायमेंशनल में इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट आपका एक्स में होगा, एक्सिस में, एक होगा वाई में और एक होगा जेड में, ठीक है। तो आर के 3 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। और पता कैसे चलता है कि कौन एक्स में है, कौन वाई में है, कौन जेड में है, इनसे थोड़ी पता चलता है। ये तो आगे पीछे हो भी सकते हैं, आपको 11th में पढ़ाया था। पता चलता है आई, जे और के से। तो जो चीज़ आई के आगे है, जो चीज़ आई वेक्टर यूनिट वेक्टर के आगे होगी, वो ज़रूर, वो नेसेसरी है, ऑब्वियस है कि वो एक्स एक्सिस में होगी। जो जे के आगे होगी वो वाई एक्सिस में होगी, और जो के आगे होगी वो जेड एक्सिस में होगी। बेटा यहाँ से हम ग्रेडियंट ऑपरेटर बनाते हैं। ग्रेडियंट ऑपरेटर कैसे बनता है, आपको दोनों साइड आर के रिस्पेक्ट में आपको दोनों साइड ऐसा करना है। देखो डी बाई डी आर वेक्टर, तो डी बाई डी आर देखो यहीं से बनता है, ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा। डी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी जेड के कैप। डी डी लगा दिया हमने हर जगह, और जो भी ये थे आर एक्स वाई जेड इन्हें नीचे भेज दिया। तो डी लगाया और जो भी थे उन्हें नीचे भेज दिया, जैसे आर फिर एक्स फिर वाई फिर जेड। इतना बता पाऊँगा, इससे ज़्यादा फिर कोर्स के बियॉन्ड हो जाएगा। और देखिए अगर हम इस ग्रेडियंट ऑपरेटर का यहाँ यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, डी बाई डी आर करते हैं किसका, वी का। तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, यहाँ करते हैं थोड़ा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डी बाई डी आर वैक्टर किसका, वी का। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे डी बाई डी एक्स, वी हर जगह लगा दो। मैं 2 स्टेप में नहीं करना चाह रहा कि पहले यही लिखूं और फिर वी लिखूं और फिर वी को अंदर मल्टीप्लाई करूं।
आप समझ जाओ, पहले इनको लिखेंगे, बाहर v होगा और v तीनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो क्यों ना एक साथ करो। तो आपने लिखा d बाई डी एक्स वी आई कैप, फिर आपने लिखा d बाई डी एक्स वी जे कैप, फिर आपने लिखा d बाई डी एक्स वी के कैप। और क्यों ना आप एक काम करो, v के भी कंपोनेंट होंगे, तो जो x एक्सिस में उसे vx मान लो, जो y एक्सिस में उसे vy मान लो, और जो z एक्सिस में है उसे vz मान लो। तो आप पे आया d बाई डी एक्स वी एक्स आई कैप, d बाई डी वाई वी वाई जे कैप, d बाई डी जेड वी जेड के कैप। और जैसे ही मैं यहाँ माइनस लगाता हूँ, माइनस माइनस, तो ये पूरी चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये पार्शियल फॉर्म में भी आता है। पार्शियल फॉर्म क्या होती है कि ऐसी एक फॉर्म होती है कि जिसमें हम बारी बारी से तीनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एक बार x के रिस्पेक्ट में करते हैं, एक बार y के रिस्पेक्ट में करते हैं, और एक बार z के रिस्पेक्ट में करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, d बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड। तो इसके लिए एक सिंबल यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है डेल। वो कैसे होगा, देखो सेम होगा, e इज इक्वल टू, ध्यान से देखना कुछ फ़र्क नहीं है, d की जगह डेल लगाना है, तो माइनस डेल बाई डेल आर, और यहाँ पे रहेगा आपका v, तो यहाँ पे आपका होगा माइनस डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे लिखोगे आप वी एक्स, यहाँ पे लिखोगे आई कैप, फिर माइनस डेल बाई डेल वाई वी वाई जे कैप, माइनस डेल बाई डेल जेड वी जेड के कैप। तो ये आपकी पार्शियल फॉर्म हो जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की। ठीक है, ये आप समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की कैसी फॉर्म हो जाएगी, पार्शियल फॉर्म हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने वाले हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के लिए निकाली थी, ऐसे ही आज हम डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, पोटेंशियल निकाला जाएगा अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। गुड, देखिए, गुड इवनिंग। आज की इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्लास में हम लोग पोटेंशियल को ही कंटिन्यू करेंगे आगे, और कुछ नई नई चीज़ें देखेंगे। फिर आगे जाके गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, गॉस लॉ पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल केसेस एप्लीकेशंस देखेंगे गॉस थ्योरम की, और चैप्टर को ख़त्म करा जाएगा तीसरे। फिर आप पे आखिरी चैप्टर बचेगा कैपेसिटेंस। ठीक है, फिर उसके बाद 2-3 वीडियो आपकी अच्छे न्यूमेरिकल्स की आ जाएगी, और फिर इस यूनिट को बाय बाय बोल देंगे। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली थी, इसमें पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज थोड़ा पहले पुराना रिकॉल करेंगे। अगर आपको पता हो
तो पहली चीज़ जो हमने पोटेंशियल निकाला था वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और पोटेंशियल का एक और फार्मूला आया था Q/4πε0r। ठीक है, ये किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए था, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, पोटेंशियल किसी डायपोल के लिए कितना होता है, आज हम उसे डिराइव करेंगे। तो वो होता है Q/4πε0r², ये होता है। ठीक है, चलिए तीसरी चीज़ आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ी थी डेल्टा वी, वो था आपका Q/4πε0 1/r फाइनल - 1/r इनिशियल, ये था आप पे। चौथी चीज़ आपने पढ़ी थी पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होती है, Q1Q2/4πε0r। ठीक है, यहाँ दो चार्जेस आते हैं, और अगर आपको चेंज निकालना हो पोटेंशियल एनर्जी में तो आप लिखोगे U फाइनल माइनस U इनिशियल, जैसे डेल्टा V होता है V2 माइनस V1 ऐसे। ठीक है, ये चीज़। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल आप लोग करोगे तो Q1 Q2 तो बाहर आएगा, 4πε0 भी बाहर आया, आप पे बचा 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल, ये आप लोगों पे बचेगा। तो ये 5 चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, कुछ ये 5 चीज़ें हमने पढ़ी थी। यहाँ से हमें 2-3 बातें क्या मेन पता चली। पहली चीज़, पोटेंशियल सिंगल चार्ज के लिए डिस्टेंस के इन्वर्स होता है, डिस्टेंस के इन्वर्स होता है। पहली चीज़ ये पता चली। देखो V ऊपर है, R कहाँ है, नीचे है, तो डिस्टेंस के इन्वर्स होता है। जबकि डाइपोल में पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल जो होता है आपका, वो R² के इन्वर्स होता है, मतलब ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जो भी स्क्वायर पावर में होता है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद मैं पुरानी चीज़ें रिकॉल कराना चाहूँगा। जो फोर्स होता है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के। ठीक है, फोर्स भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R² के। किसके लिए, सिंगल पॉइंट चार्जेस के लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। याद है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स में R² आ रहा तो यहाँ पे भी R² आएगा। बट ध्यान देने वाली बात यह है, पोटेंशियल सिंगल चार्ज के लिए R है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज के लिए R² है। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन कैसी है, पोटेंशियल तो लीनियरली या सिंगल पावर में वेरी कर रहा है R के साथ, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल पावर में कर रहा है। तो देखिए जब सिंगल था तो यहाँ 1 था, और जब डाइपोल आया तो यहाँ 2 है। आज खुद ही सिंगल में R² है। तो आपको याद होगा जब हमने इक्वाटोरियल और एक्सियल करी थी डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो R³ आया था। तो यहाँ पे डाइपोल के लिए क्या आता है, R³ आता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 5-6 टेबल, कि पोटेंशियल सिंगल चार्ज के लिए जनरली वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा और Q/4πε0r होगा। फिर डाइपोल के लिए Q/4πε0r² होगा, अभी पढ़ेंगे। फिर पोटेंशियल चेंज जो आपने देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस, वो था V2 माइनस V1। तो दोनों में Q/4πε0 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1/r फाइनल और माइनस 1/r इनिशियल। फिर आपने पोटेंशियल एनर्जी देखी थी, तो एक चार्ज और लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल इंटू चार्ज। कहाँ से आया, यहीं से आया। देखो वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो Q1Q2/4πε0r आ गया। इसके बाद चेंज इन एनर्जी, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल। Q1Q2 कॉमन ले लिया, 4πε0 कॉमन ले लिया, 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल हो गया। इसके बाद यहीं से देखा सिंगल चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है वो R पे वेरी कर रहा है इन्वर्सली। डाइपोल के लिए जो पोटेंशियल है वो R² पे वेरी कर रहा है, मतलब ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। फोर्स आपको पता ही है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R² के, और डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R³ के। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, आप लोगों ने ये देखना था। ठीक है, इसे लिख भी लेना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम पे एक ग्राफ आता है, वो ग्राफ 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, तो देखना है वो ग्राफ क्या चीज़ है। तो वो ग्राफ हमसे कुछ ऐसे कहता है, वो ग्राफ हमसे ये कहता है कि प्लॉट E एंड V इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस जो होता है ना, जो दो चार्जेस के बीच, ठीक है, फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज,
किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ये दो चीज़ें हमें पता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ में यहाँ आप आर लोगे डिस्टेंस, ठीक है, आर की पावर एन ले लो, एन कुछ भी हो सकता है, जैसे पोटेंशियल के लिए तो 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 2 होगा, जैसे यहाँ पे एन है ये, ठीक है, ये चीज़ एन है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों साथ में दिखाएंगे। तो होगा क्या, देखो पोटेंशियल का जो स्लोप होता है वो बहुत स्टीप होता है, स्टीप, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को डॉटेड बना लेते हैं ऐसे, ये रहा, ठीक है, और पोटेंशियल वो रहा। तो पोटेंशियल ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो आपको कैसे याद रखना है, ये जो आपकी एक्स एक्सिस है, ये जो आपकी वाई एक्सिस है, तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारी एक्स एक्सिस है उसके क्लोज तो कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज़ याद रखना दोनों में से, या तो ये याद रखना कि वाई एक्सिस के क्लोज कौन है, पोटेंशियल, देखो क्लोज कौन है, पोटेंशियल, या एक्स एक्सिस के क्लोज कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ याद रखना, या तो वाई एक्सिस के क्लोज कौन है, पोटेंशियल, और एक्स एक्सिस के क्लोज कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये वेरिएशन बना लेना, प्लॉट 1 मार्क्स में आएगा, ठीक से बनाना। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो केस, एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक केस 0 आएगा, एक केस नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। उससे पहले मैं आज चाहता हूँ आप एक क्वेश्चन का जवाब दें कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ नहीं, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल आपको कांस्टेंट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू जाननी है। तो इन दोनों के बीच में एक ही रिलेशन होती है, हमने पढ़ी थी, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, ये पढ़ी थी। ठीक है, और E इज इक्वल टू माइनस d/dr, क्योंकि हमें बोल रखा V कांस्टेंट है, तो क्यों ना मैं इसे K मान लूँ, है, और K कांस्टेंट है आपका, मतलब K लिख दिया मैंने V की जगह, V की जगह क्या लिखा, कांस्टेंट K, और बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी आ जाएगी, 0। मतलब जहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं आपको एक और तरीके से बता सकता हूँ ये। ठीक है, आप देखो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब अगर ये हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, ठीक है, ये हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कोई 2 पॉइंट मान लिया हमने, एक ये और एक ये, लेट अस से ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब जितना पोटेंशियल 1 पे होगा उतना ही पोटेंशियल 2 पे भी होगा। इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V2, या हम बोल सकते हैं V2 इज इक्वल टू V1। तो बेटा इसको इधर लाओ, तो V2 माइनस V1 कितना होगा, 0 होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है, 0 है। एक तो वैसे समझ लिया आपने डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। अब आप एक चीज़ करो यहीं पे, क्या आपको पता है वर्क या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, और वर्क होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो कि हमारा आर है। ठीक है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, और वर्क आपका है फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन में कितना है, चार्ज है। ठीक है, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, आपको अभी पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है F/Q होता है नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होता है, F/Q होता है। तो F की वैल्यू कितनी आई, QE आई, तो F की वैल्यू कितनी आई, QE आई, यहाँ पे R है और यहाँ पे कितना है, Q है, तो Q से Q बेटा आपका कैंसिल हो गया, डेल्टा V की वैल्यू दोबारा आपकी कितनी आ गई, E इंटू आर, जो ये डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू आर। अब बेटा डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो अगर आपका डेल्टा V 0 हो रहा है तो डेल्टा V 0 होने के 2 कारण हो सकते हैं, कि आइदर E 0 हो और R नॉन जीरो हो, या तो R 0 हो और E नॉन जीरो हो। पर बेटा R कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब प्रोडक्ट इन दोनों का E और R का तभी 0 होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो, 0 हो, जो कि यहाँ से भी निकल गया था। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से इसे निकाल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम
करने जा रहे हैं फाइनली वो चीज़ कि हमें इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पोटेंशियल निकालनी है। ठीक है, ये कंसेप्ट बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन देख लिया करो बीच में। चलिए, तो हम अब बात करते हैं किस पे, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। और डायपोल की आपको पता है दो पोजीशन होती है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो पहला देखेंगे वी एट एक्सियल, एक्सियल पे देखेंगे कितना है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। ठीक है, एक्सियल पे। तो फिर वही केस पुराना वाला, यहाँ पे हम दो चार्जेस मान लेंगे, इधर माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू। ठीक है, दो चार्ज मान लिए, एक माइनस क्यू और दूसरा आपका प्लस क्यू। ठीक है, और इन दोनों थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, माइनस क्यू और यहाँ पे आप पे प्लस क्यू। ये इनकी लाइन जॉइनिंग है, इनके बीच का सेंटर ओ, डिस्टेंस ये ए ये बी, कुल मिला के आप कितनी मानते हो, 2a मानते हो। ठीक है, अब इसी एक्सिस को जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है ये बी, इसी एक्सिस को आगे बढ़ाया और यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया P। ठीक है, तो इस P की O से डिस्टेंस कितनी मान ली, R। तो पहले भी आपको पता था, आज भी हम बोलेंगे A मतलब माइनस क्यू चार्ज की P से दूरी कितनी है, AP है। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज जो A पे है उसकी P से डिस्टेंस कितनी है, AP है। तो AP आपका कितना आ जाएगा बच्चों, इतना R और इतना A, क्योंकि ये छोटा डिस्टेंस कितना होगा, A होगा, और ये छोटा डिस्टेंस कितना होगा, A होगा, है ना, 2a है ना, O मिड पॉइंट है। तो इतना R और इतना A, तो AP की वैल्यू आई R प्लस A। क्लियर, AP की वैल्यू कितनी आई, R प्लस A आई। ठीक है बेटा, ऐसी प्लस क्यू जो B पे है उसकी P से दूरी मतलब BP, प्लस क्यू जो B पे है उसकी P से दूरी मतलब BP। BP आपका क्या होगा, आपको इस पूरे R से इतना A हटाना पड़ेगा, इस पूरे R से इतना A हटाना पड़ेगा, तो ये आप पे ये आ जाएगा। ये पूरे R से ये A हटाओ तो ये आ जाएगा, इसका मतलब R माइनस A। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो A की वजह से पोटेंशियल उसे VA बोल लो, और जो B की वजह से पोटेंशियल उसे VB बोल लो। ठीक है, और आपको पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जो नेट पोटेंशियल आएगी एक्सियल वो कुछ नहीं होगी, V एट A प्लस V एट B। ए आपको पता है ना किसकी वजह से है, माइनस क्यू, और बी आपको पता है किसकी वजह से है, प्लस क्यू। तो लिखना ड्यू टू माइनस क्यू एंड ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे साइन भी रखने पड़ेंगे। देखो पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे थे साइन, आज रखेंगे। तो ए पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू। ठीक है, ए पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू। तो आपको पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज पता है, क्यू अपॉन 4πε0, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डिस्टेंस होता है। तो माइनस क्यू अपॉन 4πε0, और माइनस क्यू का डिस्टेंस कितना है बेटा, P से। क्यू कहाँ है, ए पे है, माइनस क्यू ना, तो AP है, तो ए पे सिंगल रखेंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पे प्लस लगाएंगे, दूसरा चार्ज है B पे, चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, इस प्लस को बीच में लिख लो, और 4πε0 AP की जगह कितना आ जाएगा, BP आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है समझदार लोग, क्यू कॉमन ले लेंगे, 4πε0 कॉमन ले लेंगे। क्यू और 4πε0 अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से आया माइनस क्यू के साथ AP। ठीक है, तो माइनस क्यू अपॉन कितना आ गया, AP आ गया, माइनस क्यू अपॉन AP, प्लस यहाँ से आएगा क्यू अपॉन BP। ठीक है, अच्छा क्यू भी ले लिया आपने, तो क्यू कॉमन ले लिया, तो यहाँ से -1 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, +1 आएगा। ठीक है, क्यू भी आपने कॉमन ले लिया, तो -1 अपॉन AP प्लस 1 अपॉन BP। चलिए वैल्यू डालेंगे, तो क्यू अपॉन 4πε0 -1 अपॉन AP, AP इज R प्लस ए, प्लस इधर कितना आया, R माइनस ए। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप अल्टीमेटली क्या बोलोगे, एलसीएम लोगे, तो Q अपॉन 4πε0 आप पे आ गया, यहाँ ब्रैकेट बनाओगे बच्चों, इनका एलसीएम आएगा R प्लस ए और R माइनस ए। ठीक है, अब मैं बहुत बार करा चुका हूँ, आपको आना चाहिए R प्लस ए और यहाँ पे आएगा R माइनस ए। ठीक है, R प्लस ए और R माइनस ए आ गया। देखो R प्लस ए पे R माइनस ए की कमी, तो R माइनस ए इधर जाएगा -1 पे, तो माइनस ये रहा, और R माइनस ए इधर गया, उसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, और R माइनस ए पे R प्लस ए की कमी, तो प्लस लगाया और R प्लस ए ऐसे लिखा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, -R और ये +R कैंसिल हो गए, है ना, ये माइनस का R और ये प्लस का R कैंसिल हो गए, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ से आया +A और यहाँ से भी कितना है, +A, यहाँ से आया माइनस माइनस +A और यहाँ पे भी कितना है, +A।
तो प्लस ए कितना होगा 2a होगा, है ना। प्लस ऑफ ए कितना होगा 2a। तो q है, साथ में यहाँ से कितना आया 2a आया, अपॉन में कितना चल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे देखेंगे r प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आ गई। बस इसके बाद यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा, है ना। तो फिर वही बात, डायपोल आपका शॉर्ट है। डायपोल जब भी आपका शॉर्ट होता है मतलब ये जो r डिस्टेंस है ये मीटर किलोमीटर में होगी, और जो आपका a है वो नैनोमीटर माइक्रोमीटर में होगा। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मान लो ये 1 करोड़ है, ये 0.1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर ही होगा। दूसरी बात बेटा क्यू इंटू टू ए आपका डायपोल मोमेंट होता है जो कि होता है पी। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो आपका वी एक्सियल कितना आया, वी एक्सियल में आप लिखोगे यहाँ से देखो क्यू इंटू टू ए आपका बना पी, नीचे देखिए आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। क्यू इंटू टू ए आपका बना पी, नीचे देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका कितना बना आर स्क्वायर, तो आपका ये आ गया। शायद ये हमने पहले भी लिखा था। ठीक है, हाँ बच्चों, जहाँ पहले आपने ना पोटेंशियल एट एक्सियल वो पोटेंशियल देखा था आपने डायपोल के लिए। ठीक है, तो आप एक काम करो, वहाँ पे P लिखो Q की जगह, Q हटाओ और वहाँ पे लिखो P। ठीक है, P। हालांकि वो चीज़ सही है कि पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, जो यहाँ से भी आ रहा है, बट वहाँ पे बस एक मॉडिफिकेशन कर लो, जहाँ Q लिखा हुआ वहाँ पे P लिख लो। ठीक है, उसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि एक कैसी क्वांटिटी है, फिक्स क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अगर मुझे Q लिखना भी था तो मैं इज इक्वल टू नहीं लगा के डायरेक्ट लगाता, प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाता, तो वो सही बैठता। ठीक है, फिजिक्स कभी भी गलत नहीं होती। तो Q काटो और P कर दो वहाँ। ठीक है, डायपोल में दूसरा पॉइंट था वो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आया P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अब पोटेंशियल ड्यू टू इक्वाटोरियल करेंगे। और इक्वाटोरियल देखिए कितना आता है, चलिए दूसरे हम पे पोटेंशियल ड्यू टू इक्वाटोरियल की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा किसी इलेक्ट्रिक डायपोल में। ठीक है, तो उसके लिए डायग्राम बनता है, पर आज ये रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, ये सेंटर O, डिस्टेंस 2a, इतना पार्ट A, इतना पार्ट B कितना A। अब ये इक्वाटोरियल लाइन होगी ब्रॉड साइड भी बोलते हैं इसे, एक्सियल को एंड ऑन बोलते हैं। और यहाँ पे हम क्या मानेंगे, P पॉइंट मानेंगे। अब इस P पॉइंट पे एक तो पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से और एक पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से। बेटा माइनस क्यू की वजह से आप कितना मान रहे हो V1, कोई डायरेक्शन नहीं होगी यहाँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो V1 और यहाँ पे कितना V2, माइनस क्यू की वजह से V1 और प्लस क्यू की वजह से V2। मैं बस ये चाहता हूँ कि इस P वाले डिस्टेंस को आप कितना मान लो, R मान लो। ठीक है, R मानते हो ना हर समय। चलिए बस ये निकाल लो, ये कितनी चीज़ है, अगर ये A है, ये B है, वो P है, तो आप मुझे बताओ ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है छोटा सा, ये छोटा सा जो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें इधर A है इधर R है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगी। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये चीज़ बनेगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी क्या बनी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये वाली चीज़ भी क्या बनी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि हम पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये भी चीज़ क्या बनी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये चीज़ भी क्या बनी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता चल गया कि जितना ए पी मतलब माइनस क्यू की वैल्यू पी से है, उतनी ही प्लस क्यू की वैल्यू भी पी से है। इसका मतलब ए पी और बी पी दोनों सेम है। ये हमने पहले भी करा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। वी इक्वाटोरियल आपको निकालना है क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप यहाँ डायरेक्शन तो देखोगे नहीं, जितने भी पोटेंशियल है सबको ऐड करोगे तो V1 प्लस V2 लिखोगे। ठीक है बेटा, V1 किसकी वजह से है, माइनस क्यू की वजह से है, और V2 किसकी वजह से है, प्लस क्यू की वजह से है। तो V1 आपका क्या आएगा, साइन के साथ माइनस क्यू और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस क्यू या A की वैल्यू P से कितनी है, AP है,
फिर प्लस लगाओगे, यहाँ पे आप V2 की जगह प्लस क्यों लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 4πε0 और AP की जगह आपका BP आएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि AP और BP क्या हैं, सेम है। कितने हैं, √a² + r²। ठीक है, अगर मैं करूँ भी तो वही आएगा, -q/4πε0, यहाँ से आएगा √a² + r² और +q/4πε0 √a² + r²। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल में कितनी आती है, 2p/4πε0 r³। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वाटोरियल में कितनी आती है, p/4πε0 r³। पोटेंशियल एक्सियल में कितना आता है, p/4πε0 r²। ठीक है, और इक्वाटोरियल में कितना है, 0 है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलिए, तो आप मुझे बताइए ऐसी कोई पोजीशन डायपोल के रिस्पेक्ट में, ऐसी कोई पोजीशन डायपोल के रिस्पेक्ट में जहाँ पोटेंशियल 0 हो, तो इसका सिंपल सा आंसर है ब्रॉड साइड या इक्वाटोरियल। इक्वाटोरियल या ब्रॉड साइड में कितना होता है, पोटेंशियल 0 आता है। ठीक है, ये तो आपको 2 केस मिल गए। पहले मुझे केस बताओ कि V और E में बात करता हूँ मैं। एक मुझे ऐसा केस बताओ जहाँ पे V तो 0 हो पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट 0 हो, V 0 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 हो। तो आपने अभी देखा इक्वाटोरियल डायपोल, इक्वाटोरियल डायपोल याद है ना बेटा, डायपोल की इक्वाटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कुछ वैल्यू होती है ना, कितनी होती है, p/4πε0 r³ होती है ना, पर पोटेंशियल कितना आता है, 0 आता है। इसका उल्टा कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए और पोटेंशियल नॉन 0 हो। तो अभी देखा आपने E = माइनस कितना, dV/dr। अगर V कांस्टेंट हुआ, V कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0। ठीक है, तो आपको दोनों केस मिल गए। ठीक है, तो पहला केस, ऐसी कौन सी जगह या कौन सा केस है जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, तो वो इक्वाटोरियल केस है। और ऐसा कौन सा केस है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी पर पोटेंशियल 0 नहीं होगा, तो वो तब होगा जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो। ठीक है, ये 2 केस हो गए आपके, वेरी गुड। चलिए उसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ जो हमने अभी पढ़ी थी, और वो केस क्या है, वो केस आपका है नई चीज़, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, देखो नाम ही बता रहा है, ऐसी सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल इक्वल हो, है ना। कोई सरफेस होगी वहाँ पे पोटेंशियल हम क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे। ठीक है, पोटेंशियल इक्वल हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा, और वर्क डन भी कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ और नहीं है, वो जो कंजर्वेटिव वाली डेरिवेशन करी थी वही है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इन अ कंजर्वेटिव फील्ड, इन अ कंजर्वेटिव फील्ड, कोई कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, वर्क डन कितना है, 0 आए, करा था ना ये प्रूफ। तो इन अ कंजर्वेटिव फील्ड इफ देयर एग्जिस्ट अ सरफेस, if there exists a surface at every point of which potential is same, तो इसे हम बोल देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड में अगर कोई हम ऐसा रीजन या सरफेस ढूंढें कि जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो उसे हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो एक इमेजिन कर लेते हैं, ये हम पे वो सरफेस है और यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये और ये A हो गया, ये B हो गया। तो अगर बच्चों ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो V का A पे पोटेंशियल, मतलब A पे V का पोटेंशियल और जो VB है, ये दोनों बराबर होंगे, VA और VB बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी चार्ज को, किसी Q चार्ज को B से A आना है तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज कितना होगा, 0 होगा। कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ये मैं आपको प्रूफ करता हूँ, पहले भी करा था, अब भी कर लो, है ना। तो आप ये देखो VB और VA सेम है, यस इट इज़ सेम, तो आप बोलोगे VB - VA कितना, 0। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप एक काम करिए, इसे डेल्टा V BA
तो ए बी लिख लो, ऐसे ऐसे तो लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा वी ए बी कितना आया, 0 आया। ये इसे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, तो सिर्फ इतना लिखो, डेल्टा वी आपका कितना आया, 0 आया। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यही पहचान है किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। पर अभी काम पूरा नहीं हुआ। आप क्या करो, आप दोनों साइड क्यू की मल्टीप्लाई कर दो, जिस चार्ज को आपको बी से ए या ए से बी ले जाने हैं। तो क्यू डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 इंटू क्यू, 0 इंटू क्यू तो बेटा 0 होगा, और क्यू इंटू डेल्टा वी बराबर कितने का आया, 0 के। बेटा याद करो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, अभी हमने पढ़ा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो क्यू इंटू डेल्टा वी कितना होगा, क्यू इंटू डेल्टा वी कितना होगा बेटा, क्यू इंटू डेल्टा वी डब्ल्यू होगा। तो डब्ल्यू कितना आया, 0 आया। यहीं से प्रूफ हो गया कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक और डेफिनेशन आई कि इन दीज सरफेस इन सरफेस में नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव चार्जेस। कोई काम नहीं करना पड़ता चार्ज को मूव करने में, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी सरफेस में कोई काम हमें करना ही नहीं पड़ता चार्ज को मूव करने में, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे। ओके, वेरी गुड। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। क्या है, चलिए हम लिखेंगे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नई चीज़ें हम पे, फीचर्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। ये एब्रीविएशन आपको पता होनी चाहिए, आप मत लिखना एब्रीविएशन। इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, है ना, उसके हमें फीचर्स पता करने हैं, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के फीचर्स हमें पता करने हैं। क्या हैं फीचर्स, तो आप लोग ये देखो कि पहली बात, जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर समझ लो, नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगी, नॉर्मल होगी। बेटा नॉर्मल और परपेंडिकुलर में क्या फ़र्क है, मैं आपको समझाता हूँ। ये लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो ए और बी हैं अगर ये लाइन, तो बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए एंड ए इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी। अब मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। मान लो एक और लाइन है यहाँ, ये ए हो गई, ये सी हो गई। तो ध्यान से देखो, ये ए लाइन सी के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। इस चीज़ को नॉर्मल कहते हैं। ए इज़ नॉर्मल विच इज़ कॉमन परपेंडिकुलर, जो कॉमन परपेंडिकुलर होती है उसे हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम एक काम करते हैं, दो आपके लिए यहाँ पे इक्विपोटेंशियल में सरफेस बना लेता हूँ। एक ये हो गई, ठीक है, और एक और बना लेते हैं, ऐसी यहाँ पे बना ली, ये लो, ये रही, दो हम पे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, ठीक है। इसे बोल देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस फर्स्ट और इसे बोल देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस सेकंड, ठीक है। बच्चों ये कैसे होगी, जैसे किताब रहती है ना, कोई किताब होगी ऐसे, तो ये ऐसे है, ठीक है। कोई किताब होगी तो वो ऐसे है, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिनोट कर रही है किताब, ये जो किताब है ना। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा इसके नॉर्मल होगी, मतलब ऐसे, या तो सरफेस के इधर या सरफेस के इधर, पर नॉर्मल होगी सरफेस के, ठीक है। तो आप लोग ये बात याद रखना। तो अगर हमें यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है तो हम कुछ ऐसे दिखाएंगे, ये ऐसे पार हो रही है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके ये हो गए बॉक्स टाइप के, और ये आपकी दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल बन रहा है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है। ये है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती हैं हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बातें आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट, यहाँ पे क्या पढ़ोगे कि बेटा वही बात कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर।
दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को काट नहीं सकती। सिंपल सी बात है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जुड़ी हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर करेगी तो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हम दो टेंजेंट बना सकते हैं, और वो दो टेंजेंट जो होगी दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, और एक पॉइंट के लिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। चलो थोड़ा इसे सिम्बॉलिकली देखते हैं। जैसे हम पे एक सरफेस हो गई, पहली वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस फर्स्ट, और ये दूसरी हो गई, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस सेकंड। तो देखिए कॉमन पॉइंट कौन कौन है, एक एरा, एक एरा, एक एरा और एक एरा, 4 पॉइंट हो गए। तो इन 4 पॉइंट में अगर हम टेंजेंट बनाएं, क्या बनाएं, टेंजेंट बनाएं, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें